इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ फोर्थ ग्रेड एग्जाम डीवी की 23 कॉलम वाली चेकलिस्ट बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आपको जो भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाएगा। हालांकि आपको तो चेकलिस्ट 16 या 15 कॉलम वाली लेके जानी है, लेकिन ये जो अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये 23 कॉलम वाली चेकलिस्ट ये चूरू मंडल से ली गई, यानी कि जिनका भी डीवी चूरू में है तो उनके एंट्री पॉइंट पर आपको ये बड़ा सा बोर्ड देखने को मिलेगा, जिसमें आपका लिखा हुआ है कि चेकलिस्ट में डॉक्यूमेंट आपको इस क्रम में सेट रखने हैं। और इसके अलावा ध्यान देने वाले बिंदु कौन से वो भी बताऊंगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है, मैंने डीवी का रिव्यू तो दे दिया है और उसके बाद मैंने आपको कहा है मंडल वाइज जैसे ही कोई नई खबर आएगी तो आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर सूचित किया जाएगा। आगे भी अन्य मंडल को लेकर भी कोई सूचना आएगी तो वो आपको यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। जैसे कि आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ चूरू मंडल के जो वहां पर एंट्री करोगे तो वहां पर ये बोर्ड देखने को मिल रहा है, तो वहां पर आपको 23 कॉलम वाली चेकलिस्ट देखने को मिल रही है। तो जिन भी स्टूडेंट को ये डाउट है कि हमें डॉक्यूमेंट किस क्रम में सेट करने हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और कोर्ट फैसले को लेकर भी जो अपडेट आएगी वो आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये आपको फोटो है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और जिन भी कैंडिडेट को ये भी डाउट था कि दस्तावेज प्रश्न संख्या में क्या लिखना है तो वो भी ये वीडियो देखने के बाद आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये चेकलिस्ट आपको चूरू मंडल द्वारा जारी की गई है, जिसमें आप एंट्री करते हो तो वहां पर ये बोर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो महत्वपूर्ण बिंदु बता देता हूं, ध्यान देने वाले बिंदु कौन से हैं, और उसके बाद चेकलिस्ट के क्रम बताने जा रहा हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 नंबर पॉइंट पर लिखा हुआ है कि शपथ पत्र नोटरी से प्रमाणित करवा कर ही प्रस्तुत करें, समस्त फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड कर प्रस्तुत करें। यानी कि जो भी आपका एफिडेविट है वो सभी एफिडेविट आपको नोटरी से प्रमाणित करना ही कंपलसरी है। अगर आप नोटरी से सत्यापित नहीं करके दे रहे हैं तो वो फिर आपका मान्य नहीं होगा, फिर आपको वापस से चक्कर लगाना होगा। और जितने भी आपके फोटोकॉपी है वो सभी सेल्फ अटेस्टेड होने कंपलसरी है, यानी कि उस पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए। इसके बाद आप देख सकते हैं मूल फॉर्म, यानी कि आपका फोर्थ ग्रेड एग्जाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मूल शपथ पत्र सभी आपके ओरिजिनल लेके जाने हैं। वो अंक तालिका भी आपको ओरिजिनल लेके जानी है, लेकिन जो वहाँ सबमिट होगी वो अंक तालिका है, मार्कशीट है, RSCIT सर्टिफिकेट, ये फोटोकॉपी सबमिट होते हैं एक सेट में। वो दूसरा सेट सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी का बनाए, यानी कि एक सेट में आपको क्या करना है, जितने भी शपथ पत्र है वो ओरिजिनल रखने हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, स्क्रूटिनी फॉर्म वो जो प्रिंट निकाल रहा है वही ओरिजिनल रखना है, इसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म जो भी है वो सब ओरिजिनल रखने हैं, और जो विकल्प पत्र है या फिर अन्य फॉर्मेट जो बोर्ड द्वारा जारी किए गए वो सब भी आपके, जैसे सामने घोषणा पत्र हुआ, दहेज वाला हुआ, तंबाकू धूम्रपान हुआ, तो वो भी आपके ओरिजिनल लगेंगे। लेकिन जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और आपकी शैक्षणिक योग्यता से जितने भी सर्टिफिकेट डिग्रियां हैं वो उनकी फोटोकॉपी उसके साथ आपको रखना है। और दूसरा सेट सभी आपको फोटोकॉपी का रखना है। अब बहुत साथी कह रहे हैं कि हमें फाइल लेके जानी है, प्लास्टिक की लेके जानी है, तो वो भी डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा चूरू मंडल की ओर से। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि दोनों सेट पृथक पृथक कोनों पर बंधे या सिले हुए हो, यानी कि जो आपके सेट है वो कोनों की तरफ से बंधे हुए होने चाहिए या फिर सिले हुए होने चाहिए। स्टूडेंट सर्वप्रथम बायोमेट्रिक सत्यापन करवाए तथा हेल्प डेस्क से अपने रजिस्ट्रेशन काउंटर संख्या, दल संख्या की जांच करवा ले। सबसे पहले आपको बायोमेट्रिक करवाना होगा। जैसे ही आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा उसके बाद हेल्प डेस्क से आपको रजिस्ट्रेशन काउंटर संख्या या दल संख्या का जांच करना है कि आपको कहां पर पहुंचना है। बायोमेट्रिक सत्यापित होने पर ही रजिस्ट्रेशन काउंटर से टोकन प्राप्त करें। एक बार अगर आपका बायोमेट्रिक हो जाता है उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जाकर अपना टोकन प्राप्त करेंगे, और टोकन में आपको बता दिया जाएगा कमरा नंबर। अगला पॉइंट है रजिस्ट्रेशन काउंटर से प्राप्त टोकन से आवंटित कमरा नंबर पर जाकर आवंटित सत्यापन दल से अपने दस्तावेज सत्यापन कार्य पूर्ण कराएं। यानी कि रजिस्ट्रेशन काउंटर से आपको टोकन मिलेगा और उसमें आपको कमरा नंबर आवंटित कर रखा होगा, और वहां पर जाकर जो भी आपको दल पूछा गया वहां पर जाकर दल के पास जाकर बैठ जाइए, वहां पर आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। यदि किसी स्टूडेंट ने स्क्रूटनी फॉर्म ऑनलाइन नहीं भर पाया है तो वो ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म तथा 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर संलग्न कर अपना सत्यापन करवा सकता है। देखो, अगर किसी ने अगर स्क्रूटनी फॉर्म नहीं फिल किया है तो वो भी अपना डीबी करवा सकता है। उसे बस बोर्ड की वेबसाइट पर जाना है, स्क्रूटनी फॉर्म का डाउनलोड करना फॉर्मेट, उसमें जो भी प्रविष्टियां दे रखी है सभी फिलअप करनी है। 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर RSSB बोर्ड के सचिव के नाम का होना चाहिए, और ये करवाकर आप अपना डीबी करवा सकते हैं। समस्त रिक्त प्रपत्र, शपथ पत्र के प्रारूप स्टूडेंट बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जितने भी शपथ पत्र के फॉर्मेट हैं या फिर जो भी आपके दहेज वाला हुआ है, धूम्रपान वाला हुआ, विकल्प पत्र को लेकर हुआ है, हैंड रिटन वाला का हुआ है, ये सब आपको फॉर्मेट बोर्ड की वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन
कर सकते हो। तो चलिए अब बात करता हूँ 23 कॉलम वाली चेकलिस्ट के बारे में, जिसमें क्या क्या लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं दस्तावेज जो स्टूडेंट को प्रस्तुत करने हैं। अब जो दस्तावेज प्रश्न संख्या है वहाँ पर आपको क्या लिखना है, कहाँ से कहाँ तक। जैसे कि आपका एक साइड बन चुका है, आपने हर पेज पर पेज नंबर भी लिखे हैं। जैसे कि चेकलिस्ट की बात करें, सबसे ऊपर आपको अपनी चेकलिस्ट रखनी है। 2 सेट बना रहे हैं, दोनों में सबसे ऊपर आपको चेकलिस्ट रखनी है। इसके बाद 2 नंबर पॉइंट पर है मूल स्क्रूटिनी फॉर्म का प्रिंट, यानी कि जो स्क्रूटिनी फॉर्म आपने ऑनलाइन फिल किया था उसका आपने प्रिंट निकाला होगा, तो वो ओरिजिनल प्रिंट आपको उसके बाद रखना है। यानी कि एक सेट में सेट नंबर 1 को किस तरह से आपको सेट करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे ऊपर चेकलिस्ट रखोगे, उसके बाद स्क्रूटिनी फॉर्म का जो आपने एसएसओ आईडी से डाउनलोड किया उसका प्रिंट निकाल कर वो उसके नीचे रखना है। उसी के साथ फीस रसीद 100 रुपये वाली, जो आपने 100 रुपये चार्ज दिया स्क्रूटिनी फॉर्म का, वो फीस स्लिप भी आपको साथ में रखनी है। उसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म, उसके बाद जो आपने स्क्रूटिनी फॉर्म में अटेस्टेशन फॉर्म बनाया वो रखना है। उसके बाद एडमिट कार्ड का प्रिंट। एडमिट कार्ड कहाँ मिलेगा डाउनलोड, अगर आपके नहीं किया हुआ है तो बोर्ड की वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद प्रथम मूल आवेदन पत्र की प्रति, प्रथम बार भरे गए ऑनलाइन पत्र की प्रति, यानी कि आपने जो सबसे पहले, अगर उसके बाद आपने एडिट किया तो वो नहीं, आपने जो 4th ग्रेड एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसको प्रिंट निकाल कर वो ओरिजिनल लेके जाना है, प्रिंट निकाल कर वो लेके जाना है। अब ये सभी यानी कि 1 से 6 तक जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए, ये सभी आपके जितने पेज पर हो रहे हैं, जैसे कि मान लिया चेकलिस्ट 1 पेज का है, स्क्रूटिनी फॉर्म का प्रिंट माना कि स्क्रूटिनी फॉर्म आपके 10 पेज पर है, फीस रसीद माना कि 2 पेज पर है, अटेस्टेशन फॉर्म माना कि 3 पेज पर है, सपोज दैट एडमिट कार्ड प्रिंट माना कि 1 पेज पर है, और मूल आवेदन की प्रति माना कि 3 पेज पर है, सपोज दैट एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। तो जैसे ये आपके कितने हो गए, 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10 से 20 पेज। तो यहाँ आप लिखोगे 1 से लेकर 20 तक। तो इसी तरह जब आप चेकलिस्ट जो आपकी पीडीएफ में अवेलेबल है, चाहे वो 16 कॉलम वाली फिल कर रहे हो या 15 कॉलम वाली, तो उसमें जो सबसे पहले आपको दे रखा है स्क्रूटनी फॉर्म, तो उसमें आप पेज, उसमें ये सब चीज़ें आपको काउंट करनी है। यानी कि जो नेक्स्ट ऑप्शन आपका 10th का है, उससे पहले जो कॉलम दे रखा है उसमें आपको ये सभी अटैच कर देने हैं। यानी कि बहुत साथियों को ये डाउट था कि एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ अटैच करना है, एडमिट कार्ड कहाँ अटैच करना है, स्क्रूटिनी फॉर्म की फीस रसीद कहाँ अटैच करनी है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे अब आपको ये कहाँ पर अटैच करना है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह 4th ग्रेड डीवी से रिलेटेड कैसी भी कोई भी नई अपडेट किसी भी मंडल से आएगी, हम आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर है मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी अंक तालिका और प्रमाण पत्र। अब देखो किसी बोर्ड में क्या होता है, अंक तालिका प्रमाण पत्र अलग अलग होते हैं, किसी में एक ही होते हैं। तो जिनके अलग अलग होते हैं उन्हें वो दोनों लेके जाने होते हैं, क्योंकि प्रमाण पत्र आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए, और जिनके एक ही होता है तो फिर उनके मार्कशीट के अंदर डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है तो उनको वो एक लेके जाना होता है। वो अन्य समस्त शैक्षणिक दस्तावेज। अब यानी कि आपको जो दूसरा डाउट था कि 10th का ही चेकलिस्ट में ऑप्शन है, 12th हुआ, RSCET हुआ, ग्रेजुएशन हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, उसके डॉक्यूमेंट हम कहाँ अटैच करें, तो उनके भी डॉक्यूमेंट आपको 10th वाले के साथ ही अटैच करना है। क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं 7 नंबर पॉइंट पर लिखा हुआ है मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी अंक तालिका प्रमाण पत्र वो अन्य समस्त शैक्षणिक दस्तावेज, जितने भी आपके शिक्षा से रिलेटेड दस्तावेज है वो सभी इसके साथ अटैच कर देना है। और ये कहां से शुरू हो रहा है, जैसे कि ये 1 से 20 तक हुआ था, तो फिर इसको आप लिखोगे 21 से लेकर आपके शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज सभी, माना कि 10 से 12 पेज पर हो रहे हैं, तो जितने भी पेज पर हो रहे हैं वो आप लिख लोगे 32 या और जितने भी। तो आशा करता हूं दस्तावेज क्रम संख्या में आपको किस तरह से लिखना है वो आप समझ गए होंगे। इसके बाद आता है मूल निवास प्रमाण पत्र। अगर किसी का मूल निवास प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का बना हुआ है, वो एफिडेविट भी उससे देना कंपलसरी है, और या फिर पहले का बना हुआ है और बहुत पुराना है 10-15 साल पहले का, तो भी उन कैंडिडेट को भी नया बनाना होगा, और उस कंडीशन पर दोनों लेके जाने होंगे। और एप्लीकेशन फॉर्म के लास्ट डेट के बाद बनाया तो उसके साथ शपथ पत्र भी लेके जाना, और वो भी इसी के साथ अटैच कर देना मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ, उसको कहीं अलग से अटैच की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके बाद आप देख सकते हैं श्रेणी प्रमाण पत्र, यानी कि जाति प्रमाण पत्र, SC, ST, OBC, EW। अब जाति प्रमाण पत्र भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है उससे पहले का होना चाहिए। अगर उसके बाद का बना हुआ है तो आपको एफिडेविट भी देना होगा, और वो भी जाति प्रमाण पत्र के साथ ही आपको अटैच करना है, और वो प्रश्न क्या कहाँ से कहाँ तक है वो भी आपको जिक्र करना है। और SC, ST का अगर एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का बना हुआ है तो वो जिन पर इनवैलिड रहता है, लेकिन OBC और
MBC नॉन क्रीमिलियर EWS इनका 1 साल से ज़्यादा पुराना होने पर इनको एफिडेविट दिखाना होता है, लेकिन वो भी मैक्सिमम 3 साल तक। अगर उससे भी ज़्यादा पुराना है तो फिर आपको नया बनाना होगा। इसके बाद अगर अन्य श्रेणी से आपने फॉर्म फिल किया है, जैसे कि किसी महिला ने विधवा या परित्यक्ता कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है, या फिर किसी स्टूडेंट द्वारा खेल संबंधी या विशेष योग्यजन विकलांगता का, तो उनको उनका प्रमाण पत्र दिखाना होगा। अब जैसे आपको मालूम है अभी वर्तमान में डीवी जो चल रही है वो स्पोर्ट्स पर्सन और विशेष योग्यजन कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनकी चल रही है। तो जो विशेष योग्यजन कैटेगरी के जितने भी प्रमाण पत्र वो इसके साथ ही आपको अटैच करने हैं, फिर चाहे वो आपका UDID कार्ड भी क्यों ना हो। UDID कार्ड पर आपके मिनिमम जो परसेंटेज है वो 40% से ज़्यादा होने चाहिए, उससे कम आपका मान्य नहीं होगा। अगर किसी के पास UDID प्रमाण पत्र नहीं है तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिखा सकता है। इसके बाद आप देख सकते हैं अगले पॉइंट पर 11 नंबर पर दे रखा है अंतिम शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र। यानी कि आपने जहां से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त की है वहां का आपको चरित्र प्रमाण पत्र दिखाना कंपलसरी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर है 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाणित। यानी कि 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र अलग अलग राजपत्रित अधिकारी होने चाहिए, आपके रिलेटिव नहीं होने चाहिए। और ये जो मूल चरित्र प्रमाण पत्र है ये आपको लेटेस्ट का बना हुआ होना चाहिए। इसके बाद आपको सादे कागज पर वचनबद्ध प्रपत्र, यानी कि आप धूम्रपान गुटखे का सेवन नहीं करते, ये आपको फॉर्मेट भी हमारा टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। ये आपको सादे कागज पर लिखकर दिखाना है, इसके लिए नोटरी की आवश्यकता नहीं है। संविधान शपथ पत्र को भी नोटरी की आवश्यकता नहीं है, सादे कागज पर। इसका भी फॉर्मेट आपको बोर्ड की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा और हमारा टेलीग्राम चैनल पर भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको दहेज संबंधी जो घोषणा पत्र है वो अटैच करना है, और ये आप चाहे किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हो सभी के लिए कंपलसरी है, और सभी के लिए अलग अलग फॉर्मेट है, और वो भी फॉर्मेट आपको हमारा टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, चाहे विवाहित में आते हो, अविवाहित में आते हो, या कोई महिला विधवा में आती है या परित्यक्ता में आती है, जिस भी कैटेगरी में आते हो उस कैटेगरी का दहेज संबंधी घोषणा पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद विवाह प्रमाण पत्र, और जिनका विवाह 22/5/2006 से पहले हुआ तो उनका भी शपथ पत्र का फॉर्मेट है वो दिखाना होगा, उसका भी फॉर्मेट टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद जिनका हुआ वो मैरिज सर्टिफिकेट दिखा देंगे। संतान संबंधी घोषणा पत्र राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित है तो वो आपको दिखाना होगा। इसके बाद सामान्य घोषणा पत्र, यानी कि आपके जितने भी दस्तावेज है सभी सही है, किसी भी दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है, कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके विरुद्ध कोई भी आपराधिक कानूनी प्रकरण नहीं है, ये सब चीज़ें उसमें लिखी होती है। इसके बाद विकल्प पत्र केवल TSP वालों के लिए, यानी कि अगर कोई कैंडिडेट TSP का है और उसका सिलेक्शन TSP और नॉन TSP दोनों में हो रखा है तो उन्हें विकल्प पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वो सिलेक्शन किस में चाहते हैं, नॉन TSP में या TSP में। आप देख सकते हैं कोष्टक में स्पष्ट रूप से लिखा केवल TSP वालों के लिए ही विकल्प पत्र हैं। नमूना हस्ताक्षर प्रारूप सत्यापन दल के समक्ष ही भरें, यानी कि हैंड रिटन वाला जो फॉर्मेट है वो आपको जो आपका DV ले रहे उनके पास बैठ के ही आपको ये फिल करना होता है, हैंड रिटन नमूना वाला फॉर्मेट। इसके बाद स्वयं का फोटो पहचान पत्र। स्वयं का फोटो पहचान पत्र में आप आधार कार्ड दिखा सकते हैं, वोटर कार्ड दिखा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकते हैं या पासपोर्ट, इनमें से जो भी है आपके पास वो आप फोटो पहचान पत्र दिखा सकते हैं। इसके बाद आपको आधार कार्ड यानी जिस पर QR कोड अंकित होता है वो आपको ऑनलाइन डाउनलोड करके दिखाना होता है। और उसके बाद फोटो स्वयं का कुल तीन आपको फोटो की आवश्यकता है। तो ये सभी इस फॉर्मेट में इस क्रम में आपको अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं। आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक यहाँ पर स्पष्ट रूप से दे रखा है। तो इस तरह से आपको सभी डॉक्यूमेंट है वो सेट करने हैं, और दूसरा सेट होगा वो कंप्लीट फोटोकॉपी का होगा। आपको जो डॉक्यूमेंट हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ भी है, दोनों सेट अलग अलग होने चाहिए और कोनों पर बंधे या सिले हुए होने चाहिए, यानी कि वो सेट जो है कॉर्नर से बंधे हो या चाहे स्टेपलर लगाओ या रस्सी से बांधो तो वो कोनों पर होने चाहिए। अब किसी को भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और इस यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह 4th ग्रेड एग्ज़ाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाएगी।